नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आप जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये भी समझिए कि गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। लेकिन यह भी समझना होगा कि जाका गुरु है आंध्रा, चेला है जाचंद। अंधे अंधा ठेलिए, दो मही कूप परंत। आप सुधी दर्शक इन दोहों के अर्थ जानते हैं, मगर संपूर्ण अर्थ में गुरु की बलिहारी है। वो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। और इतना ही नहीं, जितने समर्थ और सशक्त शिक्षक हैं, वैसे ही समर्थ व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। अभियंता, प्रशासक, राजनेता, कवि, वैज्ञानिक, समाज सुधारक के अलावे स्वयं शिक्षक भी। आखिर कोई न कोई शिक्षक ही उन्हें निर्मित करते हैं। मैं हमारे साथ तमाम मेहमान और सम्मानित शिक्षक ज्ञान के लिए अपने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ अवश्य हैं। 20-25 वर्षों पहले सरकारी स्कूलों का आकर्षण था, लेकिन उनकी जगह आज निजी स्कूलों ने अपनी पहचान बना ली है, ये सब जानते हैं। शिक्षा एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। वहीं सरकारी स्कूलों में पारा और नियोजित शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं है। बावजूद इसके कुछ सरकारी स्कूलों की स्थिति बिना लोभ लालच के साथ कुछ शिक्षकों का शिक्षा के लिए योगदान समाज में आदर्श है। हम कुछ खबरों के साथ अपने साथ जुड़े तमाम मेहमानों से बात करेंगे। पहले पटना से एक रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 20 शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों को अवार्ड और 15,000 की राशि से सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार के स्कूलों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 3,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएगी। 2005-06 का शिक्षा का बजट कितना था? 4,261 करोड़ रुपए। और इस साल 19-20 में 18-19 में बढ़कर 32,126 करोड़ रुपया हो गया। काम करने का मौका मिला तो हमने उसकी पूरी समीक्षा कर ली और ये पता चला कि 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि कोई स्कूल से बाहर न रहे और फिर नए स्कूलों का निर्माण करीब 21,000 के करीब, और जितने स्कूल थे उसमें नए क्लासरूम्स का निर्माण। बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नियोजित शिक्षकों को बहुत कुछ दिया है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी आलोचना हो रही है। मैं शिक्षकों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, आपका भला अब भी हम करेंगे। जो भी मांग है करते रहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाना मत छोड़िए। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी हमने बहुत काम किए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी हम चला रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सभी शिक्षक इस बात को ध्यान में रखें कि पूरा देश उनको सम्मानित करता है अपने दिन, तो उनको याद रखना चाहिए। और मांग करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा हो मांग करते रहिए, इसमें तो किसी को कोई रुकावट है नहीं। जब जो इच्छा करे वो मांग करते रहिए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जो मूल दायित्व है उसको जरूर निभाइए। शिक्षक का जो मूल दायित्व है छात्र छात्राओं को शिक्षित करना, इसको मत भूलिए। हम तो यही कहेंगे, हम तो शिक्षा विभाग को भी कहे हैं, मुख्य सचिव को भी कहेंगे, अरे भाई टीचर साहब बोलते रहते हैं तो थोड़ा बोलने दीजिए, लेकिन थोड़ा उनके बारे में हम लोग को और सोच करके और थोड़ा जो कर सकते हैं उनके लिए बेहतर हम लोग करेंगे। अब उनको जितना मन करे बोलते रहिए, हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को सम्मानित किया।
साथ ही आंदोलनरत शिक्षकों को भी आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सहारा समय के लिए पटना से अंशु नथानी। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 शिक्षकों को सम्मानित किया। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सम्मानित शिक्षकों से खास बात की हमारे सहयोगी अंशु नेथानी ने। शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे बिहार भर से 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अलग अलग कार्यों को लेकर इन शिक्षकों को सम्मान मिला है और सम्मान पाकर एक शिक्षक काफी खुश है। कई शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपको सम्मानित किया गया है, कई पिछली बार भी आपको सम्मान मिला था। किस तरह से ये सम्मान एक शिक्षक के लिए, एक अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है? हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। भले ही हमें पुरस्कार जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक कल्याण कोष में राशि जमा करने के लिए मिला है, लेकिन मैं गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा जोर दूंगा और मुझे इस पुरस्कार से बहुत ताकत मिला है। सम्मान तो उत्साहवर्धक का ही है और मैं इसके लिए नालंदा की ओर से पूरे राज्य सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये सम्मान जो मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ। अपने तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण को भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस पुरस्कार से आज मैं काफी प्रसन्न हूँ। सम्मान पाकर शिक्षक काफी खुश हैं और गौरवान्वित भी अनुभव कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो दुगने उत्साह के साथ अपने कामों में लगेंगे और छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। साथ ही शिक्षकों का ये भी कहना है कि जो शिक्षकों की मांगे हैं सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे और उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे। सहयोगी धीरज गुप्ता के साथ समय के लिए पटना से अंशु नैथानी। अब दूसरे पक्ष की ओर हम आपको लिए चलते हैं। शिक्षक दिवस है, लेकिन शिक्षक नाराज भी हैं। कई शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर पटना में जुटे। पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के कारण वे धरना स्थल पर नहीं जा सके। धरना स्थल गर्दनी बाग के आसपास का जायजा लिया सहारा समय संवाददाता संजीव रॉय ने। मामला लगातार हो रहा है। हम चितकोड़ा पुल पर खड़े हैं। पूरी तरह से इस पूरे इलाके को पुलिस और प्रशासन ने छापे में तब्दील कर दिया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लेकिन फिर भी शिक्षकों की भीड़ को हम दिखला रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मार्केटिंग की बात का इलाका है उसमें लाखों हजारों की संख्या में शिक्षक आपको दिख रहे होंगे और ये कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि धरना स्थल पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह से कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वैसे में कई थाने और कई पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट तमाम लोगों को लगाया गया है और किसी भी तरीके से धरना स्थल पर जाने की इजाजत नहीं है। प्रशासन का कहना है कि इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी मांगों को लेकर ये शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से संजीव राय। पटना में प्रदेश के कोने कोने से आए शिक्षकों में बड़ी संख्या में महिला शिक्षक भी शामिल थी। शिक्षकों ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे थे। संजीव रॉय ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से बातचीत की। पूरे बिहार के शिक्षक आज पटना में जुटे हैं और आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर गर्दनी बाग के चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। कहीं से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और देख रहे हैं महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लगातार अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। क्या लगता है जिस मांग को लेकर आज खड़े हैं शिक्षक दिवस है, आज मुख्यमंत्री का ही सम्मान कर रहे हैं, वहीं आप लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सरकार की तानाशाही ऐसी है, एक तरफ 4 लाख शिक्षक अपमानित और 20 शिक्षक को सम्मानित। चलिए सम्मानित करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? समान काम समान सेवा शर्त के समर्थन में हम लोग विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन नीतीश कुमार के गुंडों के द्वारा, पुलिस के गुंडों के द्वारा अनावश्यक रूप से इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए अंग्रेज की नीति अपनाई है। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या मांग है सरकार से? समान काम समान सेवा शर्त समान वेतन के समर्थन में लोग अपना मांग। चलिए बिल्कुल, तो
समान काम के लिए समान वेतन, लेकिन एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे तस्वीरें किस तरह से पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। और ये है पटना में आज का दिन, कह सकते हैं काफी अहम है, क्योंकि प्रशासन लगातार मशक्कत करे। सिटी एसपी खुद इस तमाम चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी मांगों पर कितना गौर करते हैं और आगे क्या कुछ हो पाता। चलिए दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना और रांची स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा दें। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता है जीवेश मिश्र, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संजय कुमार, आप शिक्षाविद हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची में विजेंद्र चौबे, आप अध्यक्ष हैं झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के, आपका बहुत स्वागत है। अभिरूप मुखर्जी, आप शिक्षाविद हैं, आपका बहुत स्वागत है। जीवेश जी, इस तस्वीर आपके सामने है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा कि हम आपका भी ख्याल रखेंगे, यानी कि उन शिक्षकों का ख्याल रखेंगे जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज शिक्षक दिवस है, जाहिर है कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, कुल 20 शिक्षक सम्मानित हुए, अच्छा लगा, उनका अपना एक योगदान है। लेकिन एक बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा था उन शिक्षकों के द्वारा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसकी वकालत वो करते हैं। हकीकत क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसकी वकालत कौन करते हैं? जो सम्मानित शिक्षक हैं वो करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ये तो पूरा समाज चाहता है, पूरा देश चाहता है, और सरकार इस दिशा में अनवरत कार्य कर रही है। इसका उदाहरण है कि 2005 के पहले बिहार सरकार का कुल बजट 23,000 करोड़ का बना था, लास्ट बजट जो है 2005 का, और वर्तमान में बिहार की सरकार के 34,798 करोड़ का केवल शिक्षा का बजट पेश की है। मतलब ये है कि 15 साल 14 साल पहले बिहार सरकार का जो बजट था उसका लगभग 1.5 गुना राशि केवल शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की सरकार इसलिए खर्च की है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है। उसमें शिक्षकों की भूमिका अहम होना ही चाहिए और उनको भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि आज उन्नयन बिहार करके बिहार सरकार ने जो कार्यक्रम चालू किया है, आपके संज्ञान में होगा कि सबसे पहले उन्नयन बांका करके वहां के जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, और उसका एक गुणात्मक परिणाम देखने को मिला कि वहां के रिजल्ट में, वहां स्कूल की उपस्थिति में, इन चीजों में एक गुणात्मक सुधार जब दिखा तो बिहार सरकार शिक्षा के प्रति कितना संवेदनशील है। उन्होंने तुरंत उस मॉडल को पूरे बिहार में उन्नयन बिहार नाम से चालू करने का काम किया है, और 5 सितंबर तक सभी हाई स्कूल में, उच्च विद्यालयों में इसको प्रारंभ कर देना है। इसलिए शिक्षा का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दें, इस दिशा में सरकार संवेदनशील है, और वर्तमान जो बिहार की एनडीए की सरकार है हर दिन उस दिशा में कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। ठीक। प्रोफेसर संजय कुमार, जो तस्वीर सामने कई बार आती है, कुछ अच्छी तस्वीर भी आती है जिससे सुकून मिलता है, कुछ ऐसी तस्वीर भी आती है कि जिस गुणवत्ता की बात होती है और सरकार की प्राथमिकता भी है, जैसा कि जीवेश मिश्र स्वयं इस बात को दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बिहार वाकई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ गया है, जिसका जिक्र जीवेश जी कर रहे हैं, और सरकारी विद्यालय के हवाले से? देखिए, जहाँ तक बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सवाल है, तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं नेशनल लेवल पर, या फिर जो माइग्रेशन होता है बिहारी स्टूडेंट्स का अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस पर, उसके आधार पर अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, तो ये बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये 1970 के बाद से, किसी एक पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहूंगा, उस समय से ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है और ये गिरता जा रहा है। हालांकि इसे संभालने का प्रयास इस गवर्नमेंट ने किया है, वो सराहनीय है, लेकिन
फिर भी अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन का बोझ बिहार पर बहुत ज्यादा है। ये एज ए स्टेट थर्ड कहते हैं पॉपुलेशन के मामले में तीसरा स्थान रखता है पूरे इंडिया में। उसके अलावा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है बाकी स्टेट्स की तुलना में, और जहां तक बजट की बात आज मुख्यमंत्री भी कर रहे थे कि ये बजट का जो अमाउंट है बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाकी स्टेट्स की तुलना में हमारा शिक्षा पर बजट कम है। और जहां तक डिमांड और सप्लाई का मामला है, यहां पर आखिर क्या वजह है कि यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के जो छात्र हैं माइग्रेट कर रहे हैं। आपके पास एंशियंट टाइम बहुत अच्छा था, मिडाइवल टाइम बहुत अच्छा था। अभी भी अगर आप एनआईटी को आप देखें, इंडिया में इसका तीसरा ओल्डेस्ट स्थान है। उसके अलावा अगर यहाँ पर पीएमसीएस को देखें या साइंस कॉलेज को देखें तो इसका एक बढ़िया स्थान है यहाँ पर। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं तो उसमें स्टेट का योगदान मैं उसको नहीं मानूंगा। ठीक सर, ये उनका अपना योगदान है, उनके अभिभावक का कि जी मुकेश जी उनके अभिभावक की जागरूकता है जी, मैं समझ गया। इस वजह से उनका रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो निजी एफर्ट्स का नतीजा होता है और हर कोई जानते हैं इस बात को। मुकेश जी, दरअसल गुदड़ी में लाल बिहार में अक्सर आपको दिखते होंगे, और बहुत गरीब घर से भी एक बच्चा अपने दम पर पढ़ लिख कर स्वाध्याय करके मकाम हासिल करता रहा है। ऐसे भी कई उदाहरण आपको बिहार में नजर आते होंगे। हम बात कर रहे हैं सरकारी शिक्षा व्यवस्था की, जहां हम सब ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था, हम सब गवाह हैं उसके, और हम सबों ने वहां से पढ़ाई लिखाई की है। एक दौर में हम सब बाहर भी निकले, अपनी अपनी जगह सब मौजूद हैं। एक अनुभव क्या कहता है, यदि हम बीते 30 वर्षों को यदि हम कंपेयर करें तो बिहार आज कहां खड़ा है? क्योंकि बजट की बात तो बजट की बात होती है, बिहार कहां खड़ा है शिक्षा के मामले में? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बजट और बजट से पड़ने वाले प्रभाव को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले शिक्षा और समाज में किस ढंग का संबंध है और किस ढंग का संबंध था। संजय जी, बिहार उन राज्यों में से एक है जो दुनिया में जिसका अद्भुत स्थान शिक्षा में रहा है, और ये आज का नहीं रहा है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। आप इसके अतीत में जाइए, जब नालंदा जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, जिस समय कोई रास्ते नहीं हुआ करते थे, कोई सड़क नहीं हुआ करती थी, वहां हजारों विद्यार्थी अलग अलग देशों से नालंदा में पढ़ने के लिए और उनकी परीक्षा होती थी, उनका टेस्ट होता था, तब उनको उत्तीर्ण होते थे तो वहां पढ़ते थे। आप विक्रमशिला इसी बिहार में था, जहां जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, शिक्षण की संस्था थी, जहां हजारों बच्चे आते थे। ये आपका गौरवशाली इतिहास रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। और अगर आप उसके बाद आते हैं या उसके पहले जाते हैं तो आपने देखा कि शंकराचार्य, जिनको आदि पुरुष शंकराचार्य बोलते थे, ज्ञान के स्रोत थे वो, उनको अगर किसी ने चैलेंज किया, अगर किसी ने उनको चुनौती दी तो मंडन मिश्रा के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, और उसमें जो निर्णायक की भूमिका थी वो भारती की थी। तो ये जो था वो समाज और समाज शिक्षापूर्ण गुणवत्ता और गुरु शिष्य परंपराएं जो बिहार में अक्षुण्ण थी, बनी हुई थी और जो लंबे हजारों साल तक बनी रही। जब आपकी सरकार, नई सरकार जब आई, जब आपको स्वतंत्रता मिला, उसके पहले भी आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जो बनाया था, तो सबसे ज्यादा उनको धन जो मिला था वो बिहार से मिला था। तो ये बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है शिक्षा के संदर्भ में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में। आप जब आते हैं, जब सरकारें आ गई, सरकारें अपनी व्याख्याएं करने लगी, सरकारें अपने आंकड़े दिखाने लगी, तो जब आंकड़ों का खेल होता है संजय जी, तो वहां यथार्थ जो होता है, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो होती है वो धीरे इस ढंग से विलुप्त हुई। उसका बड़ा अच्छा नायाब नमूना बिहार अभी है। और 30 साल में जो आपने जिक्र किया, 30 साल में जिस बात का जिक्र संजय जी कर रहे थे कि जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो यथार्थ में हम देख रहे हैं, जिस ढंग की शिक्षा वहां जमीन पर उतरनी चाहिए, जिस ढंग से स्कूलों में माहौल है, जिस ढंग से पढ़ाई हो रही है, जिस ढंग से 12वीं क्लास का बच्चा जो 7वीं क्लास का चीजों को नहीं कर पा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। 7वीं क्लास का बच्चा ठीक से मैथमेटिक्स नहीं बना पा रहा है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। तो संख्या के बल पे नहीं जाने की जरूरत है संजय जी। जो शिक्षा बच्चों को ऐसे मिलनी चाहिए जो इसका लाभ मिले। और डिजिटल डिवाइड, जिस बात का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि डिजिटल डिवाइड का जो डेफिसिट है इस बिहार में सबसे ज्यादा है। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल संयोगवश आज हम 3 संजय मौजूद हैं इस स्क्रीन पर।
तो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए डॉक्टर संजय कुमार आप शिक्षाविद भी हैं। तो ऐसे में एक जो आंकड़े आते हैं, जानकारी चल के आती है कि सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है बिहार में, और इन कारणों से गरीब माँ बाप के भी पास यदि किन्हीं कारणों से वो सक्षम है तो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि सरकार बार बार ये कहती है, ये भी सच है कि उनका बजट लगातार बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, और वो मानते हैं कि हमारी जो पहल है वो रंग ला रही है और आगे और लाएगी। तो ये विरोधाभास क्यों दिखता है ऐसा? नहीं, जो सबसे मूल चीज है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या वो मिल रही है? अगर वो नहीं मिल रही है तो बच्चे दूसरे तरफ डेविएट करेंगे। सरकार की ईमानदारी पर मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठानी है। ठीक है, उनका बजट बढ़ा, उन्होंने राशि बढ़ाई, शिक्षकों की नियुक्ति की, लेकिन कई ऐसे विद्यालय, हम लोग कई बार इस डिबेट को किए हैं, जिसमें एक विषय के 4 शिक्षक हैं और 2-3 विषय के कोई शिक्षक हैं ही नहीं। अब वो शिक्षकों में वो योग्यता नहीं है कि कोई ज्योग्राफी का शिक्षक जाकर के फिजिक्स पढ़ा दे बच्चों को या कोई ज्योग्राफी का शिक्षक जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ा दे। तो वो तो कहते हैं कि मैं तो अपना विषय ही पढ़ाऊंगा। प्राइवेट स्कूलों के साथ एक है कि कम से कम वो विषयवार शिक्षक रखते हैं और वो एक फी लेकर के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से यहां पर जो बच्चे हैं या अभिभावक हैं, उनको लगता है कि यहां पर हर विषय की पढ़ाई तो कम से कम हो जाती है, वहां चीजें छूटती हैं। दूसरी बात, जब मैं और आप जब विद्यालय का विद्यार्थी था तो जो शिक्षकों में ईमानदारी थी, पैसे कम थे, साधन भी कम थे, लेकिन शिक्षक ईमानदार होते थे बच्चों के प्रति। उस ईमानदारी में शिक्षकों में भी कमी आई है। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई सरकार हो, यह नहीं कह रहे कि वर्तमान की सरकार, कोई भी सरकार हो, शिक्षक का चरित्र कैसा है, शिक्षक अपने पेशे के प्रति कितने ईमानदार हैं, शिक्षक बच्चों के प्रति कितने ईमानदार हैं, यह उनका निजी मामला होता है। इसमें कोई सरकार डंडे के बल पर या कोई अनुशासनिक कार्रवाई के बल पर या उनका वेतन काट के उनके चरित्र में बदलाव नहीं ला सकता है। वो उनकी ईमानदारी है कि वो कितने बजे स्कूल आएंगे, कितनी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे और उन बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाने में उनकी क्या भूमिका होगी। तो शिक्षकों को भी थोड़ा ईमानदार होना होगा, क्योंकि वहां चीजें गिरी है। मैं देखा था 90 के दशक में, 85 के दशक में जो शिक्षक हाई स्कूल में हुआ करते थे, अगर हिंदी के शिक्षक होते थे तो उनको गणित का भी ज्ञान होता था और गणित की कक्षाएं खाली नहीं रहती थी, वो जाते थे, पढ़ाते थे। वो स्तर हो या ना हो, जो एक गणित के शिक्षक के अंदर स्किल होता था, लेकिन वो पढ़ाते थे और कहते थे कि नहीं, अगर इस विद्यालय का रिजल्ट खराब होता है तो इसमें व्यक्तिगत रूप से हमारी बदनामी होगी। वो व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेते थे। तो शिक्षकों की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। दूसरी तरफ हायर एजुकेशन तो बिल्कुल कोलैप्स की स्थिति में चला गया। मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपको फिर आऊंगा, हायर एजुकेशन पे दोबारा सवाल करूंगा, क्योंकि आपने गुणवत्ता की बात की, उसमें चरित्र निर्माण की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, जिसमें जिम्मेदारी एक बड़ा शब्द है और इसको महसूस करना ही अपने आप में देश की तस्वीर बदलना जैसा होता है। लेकिन हम यदि झारखंड की ओर रुख करते हैं तो वहां पे विजेंद्र चौबे जी, चूंकि आप झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, देखिए आंकड़ों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मामला किसी सरकार का विपक्ष का नहीं है, इसलिए हमने किसी ऑपोजिशन को बुलाया ही नहीं है, क्योंकि हमें समझना है बिहार और झारखंड की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए। सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, उन नीतियों के तहत शिक्षकों की बहाली होती है, कोई कमीशन के थ्रू आते हैं, कोई नियोजित शिक्षक के तौर पर आते हैं, लेकिन जहां तक दायित्वों के निर्वहन का सवाल है, कहां जाकर आप पाते हैं कि मिसिंग लिंक है, जो कभी इतिहास में हम लोग देखते थे, अनुभव करते थे कि शिक्षक हमारे घर तक पहुंच जाते थे जब हम अपना काम नहीं पूरा करते थे। तो जी, झारखंड की जहां तक बात है, शिक्षक चाहे वो प्राथमिक के हों या माध्यमिक के हों, और अपना दायित्व सही ढंग से पूरा करें, लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है, वो
पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। लेकिन सीमित साधनों में प्रारंभ से स्वतंत्रता के बाद से एक प्रश्न मैं आप ही से करना चाह रहा हूँ विजेंद्र जी। शिक्षक समाज पर आरोप लगाना के दायित्व नहीं जी। विजेंद्र जी देखिए, फिर मैं दोहरा देता हूँ, यहाँ में किसी ना तो आरोप लगाने का मकसद है, ना किसी को बहुत सम्मानित करना हम चाह रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक चर्चा इस रूप में है। आपने एक बात दोहराई कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां सवाल हो या सरकार शिक्षकों की सुविधा का जहां तक सवाल हो, सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक सर, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, बोरा ले जाकर बिछाकर पढ़ते थे और शिक्षक हम लोगों का खास ख्याल रखते थे। उस बोरे में हमें बेंच डेस्क से ज्यादा अच्छा अनुभव होता था। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस वक्त ज्यादा, लेकिन उस वक्त क्वालिटी एजुकेशन होती थी। जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही क्यों फोकस हो रहे हैं ज्यादा? बिल्कुल आपका कहना सही है, आपका कहना सही है। लेकिन अभी जो प्राइवेट स्कूलों से तुलना की है हमारे शिक्षाविदों ने, जो आपके नहीं क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की तुलना अधिकारी भी करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कि सरकारी स्कूल में कैसे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो एक गरीब तबके से आते हैं जिनके माँ बाप 24 घंटे 2 रोटी जुटाने में व्यस्त रहते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी किताबें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। सरकार की जवाबदेही है कि उनको गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराए। कम से कम हमारे यहाँ जो झारखंड में जो स्थिति है वो जितनी बताई जा रही है बुरी है, उतनी बुरी नहीं है। हमारे पूरा शिक्षक समाज अपनी पूरी लगन से मेहनत कर रहा है और आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी के साथ अभी हम बढ़ रहे हैं वो बेहतर करेंगे। ठीक। और ये आपका जो कहना है कि बोरे पर आप आते थे, अच्छा किए। हम भी ये कहेंगे कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है हम भी उसमें अच्छा करेंगे। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामना सर। लेकिन बहुत सारी हकीकत हम सब जानते हैं और सिर्फ एक दूसरे को हम जस्टिफाई करने के लिए कोई चीज नहीं कहना चाहते, क्योंकि होता क्या है कि हर बात में सिर्फ सरकार पर दोषारोपण थोपना भी एक गलत नीति है समाज की। मुझे लगता है कि अपना अपना एक दायित्व भी होता है, खासकर जब आप शिक्षक होते हैं। और शिक्षकों का बड़ा दायित्व सिर्फ इसलिए होता है कि वो निर्माण करते हैं। नहीं संजय जी, मैं सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनका जो एक मैं समझ गया सर, ठीक मैं समझ गया, तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए और समय लगता है। देखिए सर, सुधार एक निरंतर प्रयास है, उसका कोई अंत नहीं होता और वो होता रहेगा। कमियां भी रहेंगी, फिर दुरुस्त होती जाएंगी। हमारा यहाँ प्रश्न सिर्फ शिक्षक बिरादरी से शिक्षक दिवस के मौके पर है, क्योंकि आप छात्रों के भविष्य का निर्माता हैं। वहां पर हम सरकार को बीच में नहीं लाना चाहते, सिर्फ इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं। खैर, अभिरूप मुखर्जी, आप स्कॉलर हैं और आप बेहतर तरीके से झारखंड की उस जमीन को जान रहे हैं जहां आपने शिक्षा को निर्मित होते हुए देखा है और निर्माण कार्य चल रहा है। बड़ा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमने देखा कई नियोजित शिक्षक है वहां पर जिनका निर्माण करने का जिम्मा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने काम धंधे में ज्यादा मशगूल हैं और उनमें ही उनका समय ज्यादा व्यतीत होता है। तो ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन की अपेक्षा क्या करिए? सवाल तो हालांकि अभिरूप जी से है, यदि सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि अगर प्रॉब्लम को आप ढक के रखेंगे जी, तो आप सोल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम खोल के और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, तभी सोल्यूशन मिलेगा। अब समझना ये है प्रॉब्लम है क्या। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि झारखंड एक स्पेशल स्टेट है, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा दूसरा है। कैसे? क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल स्टेट है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, मुंडारी, संथाली, जो कि हिंदी से एकदम भिन्न है। मैं ऐसा एक बात आज पटल पे रख रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए हम लोग को। जब बच्चा घर में मुंडारी बोलता है, सब सोसाइटी में मुंडारी समझता है, फिर वो जब स्कूल में जाता है तो हिंदी में पढ़ाई होती है, पुस्तकें भी हिंदी में आती है, तो इस समय एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। आपको अगर जापानी पढ़ाया जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है
हम लोग सबको, सिर्फ सरकार नहीं, हम लोग सबको ये एक एक्नॉलेज करना चाहिए और इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसका सोल्यूशन एक हो सकता है ब्रिज कोर्सेस। ब्रिज कोर्सेस से क्या होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम यहां क्या आ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता का बात करते हैं, हम लोग सबको ही कोशिश करते हैं, इवन जो हम रूरल एरियाज में बहुत काम करते हैं। कल ही खूंटी होके आए हैं, कुछ महीने पहले हम लिट्टीपाड़ा में गए थे, तो वहां क्या होता है कि प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं। हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा में बहुत सारे आ रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन एक गैप बन जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा में क्योंकि ये लैंग्वेज गैप है और एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब जिनके माता पिता को प्राइमरी एजुकेशन क्या कोई भी एजुकेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारा पॉपुलेशन झारखंड में है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दो प्रॉब्लम है, एक मल्टीलिंगुअल होने का जो एकदम ही भिन्न है हिंदी से, दूसरा है फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो कि एकदम पहली बार शिक्षा को देख रहा है। आप बिल्कुल सही तो ये दो प्रॉब्लम को ब्रिज करना पड़ेगा, तभी हम लोग प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ पाएंगे। आप सही कह रहे हैं। अगर ब्रिज कोर्सेज के द्वारा इसको जोड़ा जा सकता है तो वो स्मूथ ट्रांजिशन होगा और हर एक बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ठीक, जिवेश जी, दरअसल ये प्रश्न मैं आपसे इसका उत्तर इसलिए चाह रहा हूं, हालांकि बिहार में ये दिक्कतें नहीं है लिंग्विस्टिक गैप को लेकर, क्योंकि बहुत जो मैथिली बोलता हो वो भी हिंदी जानता है, जो भोजपुरी बोलते हो वो भी हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी बोलते हो तो हिंदी जानते ही है, जबकि घर का माहौल इन तमाम भाषाओं के साथ चलता रहता है। झारखंड में एक पिकुलियर तस्वीर जरूर आती है, वो इस रूप में आती है। मैं स्वयं कई बार झारखंड के आदिवासी गांव में गया, जहां अब जैसे मान लीजिए बिरसा मुंडा का गांव, भगवान जिसे मानते हैं वहां के लोग, उलीहातू, वहां की 70 परिवार की एक आबादी है, जहां बड़ी मुश्किल से एक लोग मिले जो टूटी फूटी हिंदी को समझ पाने में सक्षम थे, और सरकार की दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जो आदिवासियों को एड्रेस करती हुई है। सरकार का प्रचार प्रसार भी हिंदी में या अंग्रेजी में होता है, मुंडारी भाषा में नहीं होता है। तो एक शिक्षा के थ्रू यदि हम इस बात को एड्रेस करें कि उनकी शिक्षा उनकी भाषा में ही यदि दी जाए इनिशियली, कम से प्राइमरी एजुकेशन तक, तो धीरे धीरे वो ग्रूम होते चले जाएंगे और फिर दुनिया की भाषा को वो समझ पाएंगे। सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, अच्छा सुझाव है आपका। हमको इतनी बृहद जानकारी नहीं थी। धन्यवाद मैं देता हूं मुखर्जी जी को कि उन्होंने वहां की बात को, विषय को रखने का काम किया है। हम समझते हैं कि सरकार भी इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेगी और समय समय पर शिक्षाविदों को भी सेमिनार करके इन बातों को भी उठाकर सरकार की नजरों में ले जाना चाहिए। चूंकि लैंग्वेज तो इंग्लिश हिंदी ये बना हुआ है और उर्दू को आप मान के चल रहे हैं, लेकिन सारा काम तो उत्तर भारत का हिंदी में ही होता है, इसलिए हिंदी के माध्यम से ही पढ़ाई का मेन माध्यम हिंदी को बनाया गया है हर स्कूलों में। तो लेकिन जो मूल शिक्षा है वहां के लोगों का लैंग्वेज अलग है। निश्चित रूप से प्राइमरी एजुकेशन उस भाषा में दिया जाए और साथ ही साथ लैंग्वेज को वहां प्रमोट करते हुए जब वो मिडिल क्लास की शिक्षा में जाए तो उनको एक रूपता, एक तालमेल बैठ जाए हिंदी और मुंडारी भाषा या उनका लोकल रीजनल संथाली, मुंडा, मुंडारी, बहुत सारी भाषाएं हैं। एक फायदा होगा और निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार होगी झारखंड। जिवेश जी, चूंकि वही मैंने कहा, मैंने उदाहरण दिया मुंडारी और रीजनल लैंग्वेज की बात मैंने। ठीक, हम तो चाहते थे कि आपका ज्यादा समय लो। बिहार में ये प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में नहीं, हिंदी को भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका सभी लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वहां है दिक्कत। तो सरकार को इस पर विशेष रूप से रुचि लेकर काम करना चाहिए। क्या आपके पास, मेरे पास जानकारी है कि आप 5:30 बजे के बाद आपको कहीं जाना है, या अभी आप समय दे सकते हैं? जी 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 जी, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं। नहीं, मैं इजाजत चाहूंगा। नहीं, आपको धन्यवाद करता हूं। इस चर्चा में मैं और समय चाह रहा था आपसे, लेकिन आपको जाना है, आपको बहुत धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले कुछ खबरें देख लेते हैं। शिक्षक दिवस पर इस साल बिहार से एकमात्र शिक्षक पप्पू हरिजन को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के प्रोन्नत मध्य विद्यालय कुल्हड़िया में पदस्थापित हैं प्रधानाचार्य पप्पू हरिजन।
अमरपुर के प्रोन्नत मध्य विद्यालय कुल्हड़िया में परंपरागत तरीके से चल रही पढ़ाई के बीच स्कूल के प्रधानाध्यापक पप्पू हरिजन ने लीक से हटकर नई तकनीक से छात्रों को पढ़ाने का काम आरंभ किया। इसका नतीजा भी सामने आया। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से चंदा इकट्ठा कर स्कूल में एलईडी टीवी के साथ अन्य उपकरण खरीदकर छात्रों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे लिए पढ़ने के लिए पढ़ाई में भी रुचि लेते हैं। हाँ। और विज्ञान की बातें बताते हैं। बच्चे सबका ही योगदान है और उनके ऊपर प्रभारी का बहुत सहयोग, प्रभारी भी सहयोग कर रहे हैं और फिर से पढ़ाई में भी अच्छे ढंग सहयोग कर रहे हैं। अद्भुत खुशी की बात है सर, जो कि पूरे बिहार में मेरे संकुल के प्रधानाध्यापक जो चयनित हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, यानी कि एक अलग की ऊर्जावान हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस मध्याह्न भोजन योजना को नियमित और गुणवत्तापूर्ण करके मैंने उस बच्चे को ठहराव किया। जहां तक पेयजल की व्यवस्था थी, पेयजल के लिए मैंने वहां पे एक पंप भी लगाया। शौचालय की सुविधा के लिए मैंने एक सामान्य बच्चे के लिए, जिसमें लड़का लड़की अलग अलग शौचालय है, से एकमात्र शिक्षक पप्पू हरिजन को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे संवाददाता मृगांक प्रभाकर ने उनसे खास बात की। बिहार से एक शिक्षक आए हैं और उनका योगदान मैंने देख रहा था तो मुझे काफी दिलचस्प लगा। पप्पू हरिजन जी हमारे साथ हैं। पप्पू हरिजन जी, आपको का योगदान मैं देख रहा था, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या विशेष योगदान आपका रहा है, लेकिन मुझे काफी दिलचस्प लगा। सर, जिस इलाका में मैं काम करता हूँ वो बहुत ही गरीब इलाका है और वहाँ सबसे ज्यादा अभिवंचित वर्ग के बच्चे रहते हैं। उसमें खासकर डोम जाति के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब से हमने योगदान किया तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उसे लाया विद्यालय, और जो उसकी बड़ी बच्ची सब थी तो उसको KGBP में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन कराया। और मेरा यही प्राथमिकता रहती है उन लोगों के लिए कि मैं उसको शिक्षा से जोड़ सकूं। जी, ये जो पुरस्कार मिला है, निश्चित रूप से एक कहते हैं ना, बड़ी जीत के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। इस पुरस्कार के बाद आपकी लगता है जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो क्या आप इस दायरे को और बढ़ाएंगे? जी हाँ सर, मिशन पूर्ण, क्योंकि ये दायित्व जो है और मेरे ऊपर बढ़ गया जी, और मैं इससे बेहतर और करने की कोशिश करूंगा। तो साफ तौर पे कहना ये है कि दायित्व ज्यादा बड़ा, निश्चित रूप से पुरस्कार इनको दिया गया है, उपलब्धि के हिसाब से पुरस्कार दिया गया है और अब दायित्व ज्यादा बढ़ गया है और शायद और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। इस समय कैमरामैन ललन के साथ मृगांक प्रभाकर। जमशेदपुर के आदित्यपुर ओडिया विद्यालय की प्राचार्या ने शिक्षा के प्रति अपने योगदान से अपने स्कूल और शहर का मान बढ़ाया। इसी योगदान के लिए प्राचार्या संध्या प्रधान को शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया। देखिए ये रिपोर्ट। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्लोगन तो काफी पुराना है, लेकिन कुछ लोग इस नारे को पूरा करने में जुटे हैं। जमशेदपुर के ओडिया विद्यालय की शिक्षिका संध्या प्रधान उन्हीं कुछ लोगों में से एक है। संध्या ने साल 2009 में प्रभारी प्राचार्य के रूप में ओडिया विद्यालय की कमान संभाली और विकास का एक ऐसा खाका खींचा कि 2 क्लासरूम के विद्यालय को उन्होंने 20 क्लासरूम वाले विद्यालय में बदल दिया। मैंने गर्ल्स टेम्परमेंट बनाया। लड़कियां यहाँ बहुत कम पढ़ती थी, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। मैंने गार्जियंस को समझाया, बच्चे बहुत अच्छे आगे बढ़ने लगे और आज ये है कि लड़कियां मेरे सब क्षेत्र में आगे हैं। गर्ल्स तो यहाँ आ नहीं पाए। मेरे एक गर्ल्स स्टूडेंट जो है उन लोग नेशनल लेवल तक पहुँच चुकी है, नेशनल लेवल में अवार्ड पाए। सरकार की योजनाओं से संध्या बेहद प्रभावित है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। संध्या की पहल की वजह से इस विद्यालय को पूरे राष्ट्र में पहचान मिली। विद्यालय को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार मिल चुका है।
मेरा विद्यालय का, मेरा स्टूडेंट का, मेरा इस समुदाय का, इस आदित्यपुर का, कि सरायकला कस्बा का ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मुझे बेहद खुशी हो रही है और मुझे आने वाले दिनों में काम करने के लिए और प्रेरणा मिलेगा। सरायकेला खरसावा के ओडिया विद्यालय की प्राचार्या संध्या प्रधान के इन योगदानों के लिए उन्हें शिक्षक सम्मान पुरस्कार से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इस खबर के बाद ओडिया विद्यालय के छात्रों में खुशी की लहर है। उनके साथी शिक्षकों के लिए भी वो प्रेरणा बन गई हैं। हमें बहुत अच्छा फख्र हुआ। हम लोग इस दिन पहुँचे मैम की वजह से। हमें एक्स्ट्रा क्लास हमेशा कराती थी कि बच्चे पढ़ो, तुम्हारा एक ही लक्ष्य पढ़ने का। और 1992 में संध्या में यहाँ एज ए टीचर के ज्वाइनिंग की थी। तभी हमारे यहाँ पर स्कूल में खपरा घर, टटरा घर था। फिर वो आके यहाँ संकल्प लेने, इसको हम बड़ा स्कूल बनाएंगे। आज वो बड़ा करके दिखा दिया। शिक्षिका ने स्कूल में पढ़ाई के अलावा पर्यावरण, जल संचय और स्वच्छता जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया। जमशेदपुर से मोहम्मद अकबर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रांची में कुछ शिक्षक विशेष बच्चों को पढ़ाकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। आज के दौर में जहां शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन गई है, ऐसे दौर में निवारनपुर इलाके में स्थित एक स्कूल में कुछ चुनिंदा शिक्षकों के सहयोग से विशेष बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ के छात्र काफी मेधावी हैं और परीक्षा में काफी अच्छे अंक भी लाते हैं। यहाँ तक कि ये 80% अंक लाते हैं, लेकिन इनका दुखद पहलू ये है कि 8वीं के बाद बच्चे अपने घर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल महज 8वीं तक ही है। स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि हमें गर्व है कि हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी सुविधा मिल जाए तो इन बच्चों का भविष्य और बेहतर हो जाएगा। को जहां लोग 10 तरह की बातें करते हैं कि ये पढ़ के क्या करेगा, ये समाज के लिए क्या है, ये हमारे लिए मोटिवेशन है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने से तो संतुष्टि होती है। और मैं समझता हूं कि शिक्षक का जो कर्तव्य है, इसके भाग को रास्ता दिखाने के लिए, इनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, इनको समाज में अपनी क्षमता को कायम रखने के लिए, इसी के लिए तो शिक्षक है। ये तस्वीर बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा सुकून भी मिलता है जब इस तरह की बातें हमारे वो शिक्षक कहते हैं जो वाकई एक मानवता की मिसाल भी कायम कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है और वो झारखंड से भी है। झारखंड से भी निराशा की एक खबर है। जो सच है वो सच है। जरा सोचिए, यदि शिक्षक और छात्र दोनों दहशत में होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। व्यवस्था को सुधारने जैसी सरकारी बातें सुनकर अब सभी थक चुके हैं। स्कूल में अगर 4 दीवारी तक ना हो तो आप क्या कहेंगे। अति व्यस्त सड़क के किनारे स्कूल होने की वजह से शिक्षक और छात्र दोनों दहशत में रहते हैं कि न जाने कब क्या हो जाए। दरअसल ये तस्वीर है दुमका जिले के जरमुंडी के अंबा स्कूल की। इस मिडिल स्कूल में 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, लेकिन इस स्कूल में 4 दीवारी नहीं है। स्कूल की एक छात्रा का कहना है कि 4 दीवारी नहीं होने से जानवर यहाँ खुलेआम घूमते आ जाते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है। वहीं स्कूल के शिक्षक का कहना है कि स्कूल के ठीक बगल में मुख्य मार्ग है और छुट्टी के समय बच्चे सड़क पार करते हैं, जो कि बहुत ही असुरक्षित है। स्कूल में जो चापानल लगा है उसका छात्र कम और दूसरे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस स्कूल की सुरक्षा के लिए समय रहते प्रशासन अगर ध्यान नहीं देता तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। डर भी लगता है, सब डर आता है, फिर वहाँ पर आके रहता है, बगीचा में गाय बकरी से बांध देता है। हम लोगों को बहुत कठिनाई है। एक है कि जरमुंडी हाई स्कूल से जो सड़क जाती है, मेन रोड है, जो हरिपुर होकर के धनबाद तक चली जाती है, और इसमें ट्रैफिक हमेशा जो है सो रहता है, भीड़ भाड़ रहती है। एक और खबर छोटी सी दिखाए थे, फिर हम आपको चर्चा में ले चलेंगे। बिहार में सरकारी स्कूलों की पहचान एक बदहाल और कुव्यवस्था के रूप में होती है, लेकिन गोपालगंज के एक शिक्षक ने अपने प्रयास से और मेहनत से न सिर्फ सरकारी स्कूलों की बदहाली का कॉन्सेप्ट बदला, बल्कि बेहतर प्रदर्शन ने निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के कपरपुरा में स्थित है ये मिडिल स्कूल। स्कूल में करीब 400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। स्कूल में हर तरह की सुविधाएं हैं और पढ़ाई का स्तर बेहद अच्छा है।
स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 85% है। पंखा, पानी, गार्डन सब मकान होगा अच्छा बनता है। यस मेनू कौन सा बनता है? यस। जी मेरा नाम है फैसल हुसैन और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? सर यहाँ पे हम लोग को पीने के लिए पानी का अच्छा जल है और हम लोग खाने के लिए भी मिलता है। बच्चों को मारना उतना उचित नहीं है सर, जितना कि आप अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करें। सरकारी स्कूलों में बच्चे ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बिहटा के अम्हारा गांव के उच्च विद्यालय में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। यहां बच्चे क्लास में धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते पाए जाएंगे। हम ऐसे सरकारी स्कूलों की वाकई हमें जरूरत भी है। Known as Bapu, he also called the leader of the nation. Due to his labor, India became independent, and he was born on 2nd October 1869 at Porbandar. His father was Diwan of Rajkot. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putlibai. His wife's name was Kasturba Bai. After passing the entrance examination, he went to England and returned to become a barrister Jain Bihar. प्रोफेसर संजय कुमार, दरअसल हमें ऐसे ही विद्यालय की तलाश है और ऐसे ही शिक्षकों का हमें ख्याल आता है कि जब वो अपने एफर्ट से सम्मान भी पाते हैं और स्वयं को भी ये बताने में गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच ऐसे शिक्षक आज भी मौजूद हैं। ये चैलेंजेस शिक्षकों के लिए ज्यादा है कि वो अपनी पहचान कैसे स्थापित करेंगे। वही सरकारी विद्यालय, वही सरकारी व्यवस्था है, वही सरकारी तनख्वाह और ऐसी सुखद तस्वीर। देखिए, ये बहुत अच्छा लगा आपका जो क्लिपिंग हमने देखा है। ये होता ही है, किसी भी तरह का सिस्टम हो, अगर मनुष्य में इस तरह की चाहत हो तो वो किसी भी स्थिति में रह करके वो अच्छा कर सकता है। लेकिन जहां तक अभी तक का जो डिस्कशन हुआ उसमें मामला ये निकला था कि कमिटमेंट नहीं है टीचर्स का, कमिटमेंट नहीं है स्टूडेंट्स का, कमिटमेंट नहीं है पेरेंट्स का। तो मान लीजिए एक छोटा सा इसी को अगर उठाते हैं टीचर्स कमिटमेंट पर, तो आखिर ऐसा क्यों है कि टीचर्स का कमिटमेंट नहीं है? क्यों नहीं एक सही मायने में जिनको शिक्षा में रुचि हो वही शिक्षक के रूप में चयनित क्यों नहीं होते हैं? तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है टीचर्स का वो बिल्कुल फॉल्टी है। आप जो है टीचर्स ये कैंडिडेट्स के नंबर के आधार पर उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई टॉपर्स हो तो उसमें टीचिंग एबिलिटी हो ही। आपको एक ऐसा एग्जामिनेशन लेना होगा जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बिल्कुल आप पहचान सके, पहली बात। और इसके बावजूद भी अगर कुछ शिक्षक आप कह सकते हैं सिस्टम के फॉल्ट से अगर अंदर आ जाते हैं तो आपके पास एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, एक जबरदस्त ट्रेनिंग होना चाहिए जिससे कि उस शिक्षक को, जो चयनित शिक्षक हो, उसको एक आप सही मार्गदर्शन दें। ये तो प्राइमरी और मिडिल सिर्फ टीचिंग की बात नहीं है, इवन हायर एजुकेशन में भी ऐसे प्रोफेसर चुन के आते हैं जिनको पढ़ाने की कुछ भी इच्छा नहीं होती है। उनके पास अच्छी डिग्री है, उनके पास अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छा गवर्नमेंट सैलरी दे रही है लेकिन फिर भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाने का कोई एप्टीट्यूड ही नहीं है, पढ़ाना उनका पैशन नहीं है। तो आप बेहतर है कि एक ऐसा एग्जामिनेशन कर दें। आप करते क्या है, 100 नंबर का आप लेते हैं टेस्ट, उसमें 85% नंबर जो है फिक्स है, वो कंप्यूटर ही कैलकुलेट कर देता है। और 15 नंबर का इंटरव्यू लेते हैं आप 15 नंबर के इंटरव्यू में कॉमन मार्क्स तो 7 या 8 दे ही देंगे, बहुत अच्छा देंगे तो 13 देंगे, तो 5 का मार्जिन है। आप उसमें कैसे उम्मीद करते हैं कि अच्छे जो नहीं, आपके अच्छा सुझाव है, व्यवस्था भी इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये अपॉइंटमेंट सिस्टम भी बिल्कुल। मुकेश जी, दरअसल सरकार की अब एक नई नीतियां जो दिख रही है इन दिनों की, जो काम के अधिकारी नहीं है उनको समय से पहले रिटायरमेंट देने की योजना सरकार चला रही है। क्या हम शिक्षा विभाग में इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं ला सकती है कि जो योग्य शिक्षक नहीं है, किन्हीं कारणों से वो सिर्फ तनख्वाह उठाने के लिए वहां पड़े हुए हैं और जनरेशन टू जनरेशन उसका शिकार होता जा रहा है, तो ऐसे शिक्षकों को तो वाकई सेवानिवृत्ति दे देनी चाहिए।
संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ा इसके व्यापक असर हैं, क्योंकि जो एक शिक्षक होता है वो शिक्षक नहीं होता है, वो पारस मणि की तरह होता है। वो उसके हाथ में जो है मिडास टच होता है। वो किसी छात्र को, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण के रूप में कलाम साहब को ले लीजिए। कलाम साहब अति गरीब परिवार से थे और एक शिक्षक ने उनकी जीवन को परिवर्तित कर दिया। वो ब्राह्मण थे, ये खुद मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने जो उनको स्नेह दिया उसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और एक साधारण कलाम साहब जो है वो देश के सबसे वरिष्ठ जो है नागरिक ही नहीं बने, राष्ट्रपति ही नहीं बने, वैज्ञानिक ही नहीं बने, उन्होंने शिक्षा जगत में बड़ा योगदान दिया है। राजेंद्र बाबू जो पहले राष्ट्रपति हमारे थे, उनके जीवन में भी ऐसी बात थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शिक्षक जो होता है वो पारस मणि के रूप में होता है, और पारस मणि तो ऐसे बनता नहीं है। तो जो आपको मौलिक उसकी जरूरत होती है उसको चयन कीजिए। सबसे बड़ा चयन है कि किसी पुरुष और महिला को अगर पढ़ाने की इच्छा है, उनके नंबर कितने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको जब तक आप चयन नहीं कीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक का समाज में क्या महत्व आप दे रहे हैं। शिक्षक को पहले आप शिक्षक, हम जब आप पढ़ते जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शिक्षक अगर सामने से गुजर जाते थे तो चौर चौराहे खाली हो जाते थे, बच्चे अलग हो जाते थे, सर झुक जाते थे। लेकिन आज अगर है तो शिक्षक को आप, तो व्यावसायिकरण जो शिक्षा का हो रहा है वो सरकार के हिस्से में है, और उसमें एक अजीब ग्रोथ हो रहा है, एक वाइल्ड ग्रोथ हो रहा है, तो उसको रोकने की प्रयास होते हैं। तीसरी चीज है जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको सही तरीके से आप लागू कीजिए। और अगर आप लागू करते हैं तो जो जिक्र अभी बात हो रही थी मातृभाषा में शिक्षा की झारखंड में, वो तो संवैधानिक प्रावधान है, और उसको नहीं अगर हो रही है तो सरकार की विफलता का द्योतक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र है। तो जहां झारखंड जैसी समस्या के लिए मातृभाषा में जैसे मुंडारी है, संथाली है, उसके शिक्षक हो है, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और बिहार की जहां तक बात है, इको बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। कहीं शैक्षणिक वातावरण नहीं है, लाइब्रेरीज जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शहर में लाइब्रेरी होनी चाहिए, नगर निगम के द्वारा लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि पूरी तरह जो बच्चे हैं, जमाने में लाइब्रेरी बहुत हुआ करती थी, स्कूल से किताबों बजट बढ़ गया, लाइब्रेरी खत्म हो रहा है। तो मैं सहमत हूं। आप संजय जी, मैं 3 उदाहरण देना चाह रहा हूं। आप इंग्लैंड में चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आपको चौक चौराहे पे लाइब्रेरी मिल जाएगी और बच्चों को वो मुफ्त है। बिल्कुल, केवल शिक्षा देने से, मुफ्त शिक्षा देने से नहीं होगा, उनको किताब उपलब्ध कराने से वातावरण बनाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक सर। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल थोड़ा संक्षेप में ही बोलिएगा क्योंकि मुझे रांची भी जाना है और समय की थोड़ी पाबंदी हो गई है आज। तो ये नियोजित शिक्षक जो हमारे यहाँ हैं, चाहे बिहार में है, झारखंड में या दूसरे अदर स्टेट्स में भी हैं, एक सरकार की एक नीति के तहत इनकी बहाली हुई, क्योंकि सरकार अपने ऊपर लायबिलिटी कैरी ज्यादा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक निश्चित वेतन पर इनको रखा। और अब बाद में धीरे डिमांड हो रहा है, तमाम जगह विरोध होते ही रहते हैं। शिक्षक दिवस पर बिहार झारखंड दोनों जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन यहीं से शुरू होता है क्वालिटी एजुकेशन की कमी। जहां सरकार की नीति है जिसका जिक्र प्रोफेसर संजय कुमार ने किया, और मैं 100% सहमत हूं, तो वाकई पहले इस पर ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बनाने की जरूरत है। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले नागार्जुन की 2 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। जी। नागार्जुन, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो रही थी, नागार्जुन की एक कविता है, उसमें उसकी 2-3 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं, फटी भीत है, दीवार फटी हुई है, छत चूती है, आले पर बिस्तुरिया नाचे। शायद मैथिली में आप समझते होंगे, बिस्तुरिया छिपकिली को कहा जाता है। फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुरिया नाचे, वर्षा कर बेबस बच्चों को। वर्षा जब होती है तो बच्चे कभी इस कोने में जाते हैं, कभी उस कोने में जाते हैं। वर्षा कर दे बस बच्चों को, मिनट मिनट पर 5 तमाचे, ऐसे ही दुखहरण मास्टर गढ़ते हैं आदम के साचे। एक शिक्षक जिसके पास एक कमरा भी तरीके का नहीं है, और वह व्यक्ति एक आदम का साचा गढ़ता था, वह मानवता का साचा गढ़ता था, एक अच्छा नागरिक का निर्माण करता था। आज क्या हो गया कि आज हम लोग इतना विकसित होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रो रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपके सवाल पर आता हूं। आपने अगर बहाल किया, नियोजित शिक्षक हैं, उनका एक ग्रीवांश से मैं सहमत हूं। एक वातावरण में, एक प्लेटफॉर्म पर समान काम के लिए समान वेतन की अगर वो बात करते हैं तो उनके तर्क में दम है। अगर वो शिक्षक बेहतर हैं
और वो डिजर्व करते हैं बच्चों को बेहतरी की तरफ बढ़ाने में, तो सरकार को विचार करने की जरूरत है कि क्या उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, या उनकी योग्यता और क्षमता के बदौलत अगर बेहतर झारखंड, बेहतर बिहार का शैक्षणिक वातावरण हुआ है तो क्यों न उन शिक्षकों की मांगों पर भी हम विचार करें। लेकिन दूसरी तरफ उन शिक्षकों को भी सोचना होगा कि जिन शर्तों पर हमें रखा गया था, हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और काम के प्रति हम कम ईमानदार हैं और अपने डिमांड के प्रति ज्यादा सक्रिय हैं, तो इस विरोधाभास के बीच में उसके शिकार होते हैं बच्चे और अभिभावक। बिल्कुल सर। अभिरूप मुखर्जी साहब, आप हमारी आवाज यदि सुन रहे हो तो हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं। हाँ, दरअसल अभिरूप जी, एक तो आपने एक्नॉलेज करने की बात की जो भाषाओं को लेकर जो गैप हो रहा है, जिन कारणों से बच्चों को अध्ययन करने में दिक्कतें आ रही हैं, एक तो ये है। दूसरा, जो क्वालिटी टीचर हम दे रहे हैं समाज में, स्कूल में, वो दरअसल कितने क्वालिटेटिव हैं और क्या वाकई झारखंड सरकार को भी इस पर गौर करने की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं, मुझे तो लगता है कि जब एक कमीशन से कोई टीचर जाते हैं तो वो क्वालिटी है, सब कुछ रहता है, लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचता है या पहुंचती है और एडवर्स कंडीशन दिखता है, एडवर्स कंडीशन यानी फिर से वही गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम एंड हार्ड टीच एरिया में उसका रहना, जहां पे ये सब तो टूट जाता है। ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता है कि कोई ये चाहता है कि नहीं, हम शिक्षक एक अलग मेंटालिटी के साथ आते हैं, पर हाँ उसका एडवर्स कंडीशन का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, मन ना टूटे। हर एक शिक्षक चाहता है कि वो शिक्षा करे, अपना नॉलेज ट्रांसफर करे, विजुअल पैदा करे। विजय चौबे जी, बहुत संक्षेप में आपके कुछ सुझाव। मैं कहना चाहता हूं, सरकार से बल्कि आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षकों को पढ़ाने का ज्यादा मौका दिया जाए। आजकल होता है कि सरकारी कार्यक्रमों का और बहुत सरकारी योजनाएं, उनके प्रचार प्रसार में सरकारी स्कूल के बच्चों को, शिक्षकों को लगा दिया जाता है, इससे पढ़ाई बहुत बाधित होती है। मैं आपके के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं, बहुत शुक्रिया, रोक लगाए। बहुत धन्यवाद विजन जी आपका, बहुत धन्यवाद अभिरूप मुखर्जी आपका। पटना से प्रोफेसर संजय कुमार, मुकेश कुमार और डॉक्टर संजय कुमार, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था में कुछ और बेहतरी की और बात हो, क्योंकि सरकार का बजट तो बढ़ा, इसमें कोई दो मत नहीं, और सरकार लगातार अलग अलग तरीके की योजनाएं भी ला रही है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी से ही गुणवत्तापूर्ण समाज का निर्माण होगा और हमारे नौनिहाल, जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो बेहतर भविष्य की ओर अपने आप को देख पाएंगे। चुनौती है, इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए बलिहारी गुरु आपकी। नमस्कार।